वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में कैप्टन समेत 5 फौजी जवानों की शहादत दर्दनाक वाक़या है। कौम दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज को खिराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सदर मुल्कत आरिफ अलवी ने इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की। आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने ऑडियो और वीडियो के खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है कि ये सिलसिला क्यों जारी है। किसी भी अखलाकी लिहाज से ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक कबीना डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। अफसर सुलेमान नियासी की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पिटिशनर ने 1947 से अब तक के सदूर और वज़राए आज़म को मिले तहाइफ की तफसील मांगी। कबीना डिवीजन ने क्लासिफाइड कहकर मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मेरा कोई राब्ता नहीं। लगता है कि अप्रैल में एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाब तो कराना पड़ेगा। असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। हमने पूरी असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कैप्टन फहद समेत 5 शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। कौम दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देगी। दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से मुल्क के अमन और खुशहाली पोतास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कौम यकसू है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। नून लीगी रहनुमा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही पर लाजिम है कि वो इत्मीनान का वोट लें। हमारी वाज़ेह पोजीशन है कि असम्बली तहलील ना हो। उनका मजीद कहना है कि गवर्नर पंजाब अली रहमान ने आइन के तहत वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही को इत्मीनान का वोट लेने का कहा है। पंजाब में शदीद धुंध, अहम शाहराहें बंद। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन जबकि लाहौर मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई। तर्जमान का कहना था कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूजर्स गाड़ी के आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। तोबा अचकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई जबकि कान महतजाई और खानोजाई के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ गई। यमन में दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इलाके में बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता। स्कर्दू -12 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा जबकि स्टोर -8, कलात -7, कोयटा -5 और कराची में दर्जा हरारत 9.9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। अमरीका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान जारी। बम साइक्लोन ने क्रिसमस पर निजाम जिंदगी जमा दिया। हवा और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 31 अफराद हलाक हो चुके। अमरीका भर में 2 लाख से ज्यादा सारिफीन अब तक बिजली से महरूम जबकि 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख और हजारों ताख़ीर का शिकार। अमरीकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की 0.53% रही जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजीद 18 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि वबा से मुतासिर 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
चीन में कोरोना केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा होना शुरू हो गया, जबकि सनती सूबे जीजियांग में एक दिन में 10 लाख नए मरीज सामने आ गए। शिंगाई के नजदीक वाक़े सूबे जीजियांग में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जा रहा है, क्योंकि चीन में कोरोना की इस नई लहर ने आलमी कुव्वतों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। दूसरी जानिब चीनी वजारत सेहत का कहना है कि सूबे में 13,583 अफराद अस्पताल में दाखिल हैं, जिनमें से 242 मरीजों की हालत नाजुक है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेले जा रहे पहले मैच में कौमी टीम एक बार फिर मुश्किलात का शिकार। कौमी टीम के मैच के पहले ही सेशन में अब 3 अहम विकेटें गंवा चुकी है। पाकिस्तानी टीम के ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक 7 जबकि अमामुल हक 24 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मांझ और मैं हूं जकी इरशाद। हेडलाइन आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने इंकशाफ किया है कि रिटायर्ड जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की। अपने एजाज में दिए गए एक अशाइये से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ऑडियो और वीडियो के खेल के हवाले से नए आदमी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है कि यह सिलसिला क्यों जारी है। किसी भी अखलाकी लिहाज से यह सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। सदर ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मुसल्लह अफवाज की गैर जानबदारियत पर भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के इलाके कोलू में फौजी जवानों की शहादत को अंधोनाक वाक़या करार देते हुए कहा कि कौम दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज को खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान में कैप्टन समेत 5 फौजी जवानों की शहादत अंधोनाक वाक़या है। कौम दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज को खिराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म का इयादा किया। हुकूमत ने आलमी मालियाती अदारे की एक और शर्त पूरी करते हुए मरकजी डेबिट मैनेजमेंट ऑफिस कायम कर दिया। वज़ारत खजाना के अलामी के मुताबिक डेबिट ऑफिस के क़याम का मकसद कर्जों की मैनेजमेंट और अदायगी के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी हिकमत अमली तैयार करना है। वज़ारत खजाना का कहना है कि डेबिट ऑफिस के क़याम से कर्जों की मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी। अलामी में कहा गया है कि डेबिट ऑफिस से हंगामी जिम्मेदारियों और सरकारी इदारों की जिम्मेदारियों और कर्जों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। वज़ारत खजाना के अलामिया में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी हिकमत अमली बनाई जाएगी। मीडियम टर्म डेबिट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर अमल किया जाएगा। इससे कर्जों से मुतालिक हिकमत अमली सालाना बुनियाद पर अपडेट हो सकेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक कबीना डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील देने की अबू ज़र सलमान नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पिटिशनर ने 1947 से अब तक के सदूर और वज़राए आज़म को मिले तहाइफ की तफसील मांगी। कबीना डिवीजन ने क्लासिफाइड कहकर मालूमात फराहमी से इनकार कर दिया और कहा कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने 29 जून को ऑर्डर दिया मगर 5 माह गुजरने के बावजूद अमल नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि बाकी पब्लिक सर्वेंट्स को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया। आप खुद को सदर और वज़ीर आज़म की हद तक महदूद क्यों कर रहे हैं। इससे आपके अज़ाइम का पता चल रहा है। जो भी पिटीशन आती है वो वज़ीर आज़म से मुतालिक आती है। इस मौका पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे ख्याल से 1990 से पहले का तो रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं होगा। ऐसी मालूमात तो वेबसाइट पर होनी चाहिए। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर कबीना डिवीजन को नोटिस जारी कर दिया और 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली।
اب آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں، لگتا ہے کہ اپریل میں اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو انتخابات کو کرانا پڑیں گے، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہی ہیں، ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا، ہم نے فوری اسمبلیاں اس لیے نہیں توڑی، اتحادیوں کو بھی منانا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چوہدری پرویز الہی کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو ہر بال نہ کھیلے، ہمیں کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑے گا، 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ عمران خان نفرت اور انتشار کی سیاست کر رہے ہیں، نفرت اور انتہا پسندی کا رویہ انتہائی خطرناک ہے، ان کی اکثر باتیں حقائق کے منافی ہوتی ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں پاکستان کے خارجہ تعلقات بری طرح متاثر ہوئے، عمران خان نے دوست ممالک کو ناراض کیا، فعال سفارتکاری سے ہم نے پھر سے خارجہ تعلقات مضبوط کیے، بلاول بھٹو کی بیرونی دوروں سے متعلق بیان بازی افسوسناک ہے، وہ تمام بیرون ملک دوروں کے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ قمر زمان کارا نے کہا کہ مودی اور اس کے ساتھیوں کا انتہا پسندانہ رویہ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ عالمی سطح پر ملکی سفارتکاری کی بہتری کے لیے محنت کر رہے ہیں، اتحادی حکومت کی کاوشوں سے آئی ایم ایف کی گرے لسٹ سے نکلے۔ ڈفرینسز جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن نفرتیں نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کی پوری پالیٹکس 4.25 سال حکومت کے اور اب اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ جس ڈویژن کی ذکر کر رہے ہیں، جس نفرت کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر اپنے مخالفوں کو، اپنی مخالف جماعتوں کو، ان کے ووٹرز کو جس طرح ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، یہ رویہ ہمارے نوجوانوں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی پنپ گیا ہے کہ اب لاجیکل آرگومنٹیشن کی بجائے سینہ زوری سے بات ہوتی ہے۔ یہ جس طرف سے بھی ہو افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے، اور ایسے رویے ہی بنیادی طور پہ بڑے ڈیبیکلز کا آغاز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی، اپنے آپ کو تو 22 کروڑ کا نمائندہ کہیں اور اپنے مخالفوں کو جنہیں پاکستان کے عوام نے ہی ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے اور آپ سے زیادہ ووٹ دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں۔ میں اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں اور بالکل اس ریزالو کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حکومت جو ہے اور پاکستان کے عوام اور اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، اور اس دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ پہ بھی اور ان کے نیٹ ورک پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم قابو پائیں گے۔ آج کل روز عمران خان صاحب ایک نیا پریس کانفرنس تو نہیں کرتے، وہ ایک نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے، وہ ایک تقریر کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں، پھر سارا دن اسی پہ ہمارے میڈیا والے دوست اس پہ بحث کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے اکثر دوست کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اکثر باتیں لاجیکلی نہیں ہیں، وہ حقائق کے منافی ہیں، پھر بھی اس پہ بحث شروع کر دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ میڈیا کا زور تو ہے نا کہ آپ بحث درست ہو یا غلط ہو، لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا خان صاحب نے یہ فرمایا، بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں خارجہ امور کے وزیر کے حوالے سے، میں نے اتنے وزیر اعظم کے دور پہ دورے نہیں کیے تھے۔ خان صاحب پتہ نہیں کس حوالے میں باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں روز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ کل بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو سر پیر نہیں اس کا ملتا۔ مثلا وزیر خارجہ کا کام بنیادی طور پہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہوتا، یہاں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، یہاں بھی انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے چلنی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے کیپٹن فہد سمیت 5 شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ایک بیان میں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ قوم دشمن کے مظلوم عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی، دشمن بزدلانہ کارروائیوں سے ملک کا امن اور خوشحالی سپوداس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک قوم یکسو ہے، قوم کی تمام ہمدردیاں شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ فیض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ جب سے امپورٹنٹ سرکار آئی ہے ملک میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جن کا مقصد صرف اپنا پیسہ بچانا ہے، انہیں ملک کی کیا فکر ہوگی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ آج سے 8 ماہ پہلے ہمارے دور حکومت میں مکمل امن و امان تھا۔
तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने 4 साल इक़्तिदार में मुआशी दहशतगर्दी की। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब था। इमरान खान अब भी खुद को हाकिम और महकूम समझता है। सैलाब के बायस मुल्क की मईशत मुश्किल दौर से गुजर रही है। इमरान खान बार बार अपने बयानात पर कलाबाजियां खाते हैं। इमरान खान सुस्ती LNG लेने और खरीदारी का अमल करने गए थे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको बताते हैं। खान साहब ने टेलीथॉन की, कहा पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर लोगों ने कहा पता नहीं कितने अरब रुपए इकट्ठा कर लिए। आज तक ये कौम हिसाब मांग रही है वो पैसे कहां हैं। और तोशा खाने के जो अब स्कैंडल सामने आ रहे हैं, अब तो डर है, खौफ है, परेशानी है कि जो चंदा वगैरह मांगते हैं जाता कहां है। शौकत खानन के लिए जो पैसे मांगते हैं पता नहीं कहां जाते हैं। अभी तक किसी को नहीं पता कि खान साहब ने जो अरबों रुपए इकट्ठा करने का दावा किया था वो कहां है। इसके बरक्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर रखा। जो लोगों की तकलीफ थी, परेशानी थी, वो बताई। यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी जनरल हो, बैनुल अक़वामी लीडरान हो, उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, पाकिस्तान आए, फंड रेजिंग हुई। न्यूयॉर्क के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर फिर इस मामले को टेकअप किया गया। शर्म अल शेख में COP27 बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों से कामयाबी के साथ मुनक्किद की गई, ताकि क्लाइमेट चेंज, इसके वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं। बैनुल अक़वामी कुव्वतों को कन्विंस किया कि आपकी वजह से हम तकलीफ में हैं, और इस तकलीफ के वक्त अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ये ज्यादती होगी। और आपने देखा कि COP27 ने एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों से, कोशिशों से मुनक्किद हुआ। और नतीजा अब यह है कि सिंध हुकूमत तमाम सेक्टर्स जहां पे लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं, परेशानी से दोचार हैं, उनको रिलीफ का सिलसिला जारी हो रहा है। पहली चीज, तकरीबन 18 लाख घर हालिया बारिशों से मुतासिर हुए। हमारे तकरीबन 24 अजला हैं सूबाए सिंध के जो मुतासिर हुए, उसमें 18,80,000 घर हैं जो कि मुतासिर हुए। कुछ कंप्लीटली तबाह हो गए, कुछ पार्शली जिनको नुकसान पहुंचा। पहला काम जो सिंध हुकूमत ने मैनेज किया है वो $1.5 अरब सिंध हुकूमत अपने सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। नून लीगी रहनुमा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पे लाजिम है कि वो इत्मीद का वोट लें। हमारे वाज़िया पोजीशन है कि असम्बली तहलील ना हो। उनका मजीद कहना है कि गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने आइन के तहत वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को इत्मीद का वोट लेने का कहा। मलिक अहमद खान का यह भी कहना है कि पंजाब और सिंध में मुतासरीन सैलाब की अब तक मुकम्मल बहाली नहीं हुई। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि अप्रैल मई में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के मौशी हालात मजीद खराब हो जाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क में ज़र मुबादला ज़खायर सिर्फ $6 अरब रह गए। IMF की छतरी भी मौजूद नहीं। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। आटे की कीमतें भी दुगना हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सुनाटा है। अल्लाह रहम करे। शेख रशीद ने सवाल किया कि दवाइयों की किल्लत, खाम माल नायाब, टेक्सटाइल बंद, क्या ये है तब्दीली? इस्लामाबाद बल्दिया से भागने वाले मुल्क में खाक इलेक्शन करवाएंगे। जवान दिफा वतन पर जाने निशावर कर रहे हैं, हुक्मरान आंखों चोली खेल रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि हाई कोर्ट ने जब से तोशाखाना की तफसीलात मांगी हैं, हुकूमत केस से भाग गई है। सियासत और मईशत दोनों तबाह हैं। सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब पर सख्त सर्दी में लंडा बाजार के दरवाजे बंद और कफन दफन के पैसे भी नहीं। और अब आपको बताएं कि रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा का कहना है कि PTI मुल्क के मकबूल जमात है। उसके लीडर पर कातलाना हमला हुआ। पाकिस्तान में ताकतवर लीडर पर साजिश के जरिए हमलों की तारीख है। GIT की जानिब से नून लीगी रहनुमाओं की बार बार तलब किया गया। मजहबी जनूनी शख्स साबित किया जा रहा था। यह भी क्लियर हो गया। इंक्वायरी चल रही है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी सामने बता दिया जाएगा।
चीज सामने आ गई कि वो शख्स जो तोते की तरह जो कुछ बोलता रहा बयानात, वो तोते की तरह रटा रटाया सबक है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ जिसके ऊपर ये चहमगोइयाँ की जा रही थी, इंजामात भी के जो मुअज़्ज़म जो तहरीक इंसाफ का वर्कर था जो उस दिन शहीद हुआ, उस नवीद को पकड़ते हुए जो उसके पीछे भागते हुए, तो वो गोली जो लगी वो इमरान खान साहब के गार्ड्स की जानिब से नहीं लगी। उनके सारे जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं उनके सब के जो हैं वो वेपन्स क्लियर हो गए कि उनकी तरफ से कोई ऐसा ना फायर किया गया और ना ही उनकी गोली से वो शहीद हुआ। तीसरा कि ये अकेला हमलावर नहीं था, हमलावर जो है वो यकीनन एक से ज़ायद हमलावर थे। तो इसलिए ये तमाम जो अभी तक तहकीकात के अंदर पेशरफ्त हुई है उससे ये चीज़ बड़ी क्लियर साबित हो गई है कि एक जो सोची समझी जो मुनज़्ज़म साजिश की गई और जिस तरीके से इस वाक़े से पहले और इस वाक़े के बाद जो तासुर कायम करने की कोशिश की गई थी उसमें कोई सच्चाई नहीं। बिल्कुल वो बहुत एक अहम नुक्ता है और उसके अंदर बिल्कुल इंटर डिपार्टमेंटल की जो है इंक्वायरी चल रही पुलिस की और उस पर फोरेंसिक की रिपोर्ट का इंतज़ार है क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ मौजूद थे उनका फ़ोन भी लिया गया और उसका फोरेंसिक भी अभी प्रोग्रेस में रिपोर्ट वो जैसे आएगी। एक तो ये कि ये काफ़ी हद तक जो है इसमें काफ़ी अहम पेशरफ्त हो चुकी है इंक्वायरी के अंदर। और जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी आपको बताया कि हम जो है इंटरनल का नाम जो है कोर्ट में पेश किया जा चुका है, ये प्रोसेस है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम जो है असल मुजरमों तक पहुंच जाएंगे। और वैसे तो हक़ाइक़ जो अभी तक आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम जो है हमारी बिल्कुल दुरुस्त है उस हवाले से। बात करेंगे धुंध के हवाले से और आपको बताएं कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवेज को कई मुकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धुंध की वजह से मोटरवे M1 सवात एक्सप्रेस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 मुल्तान से गोजरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 को भी मुल्तान से सक्कर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब GD रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बायस शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई। शदीद धुंध के दौरान सफर करने वाले ड्राइवर्स को गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। तोबा अचकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जबकि कान मेहतरजई और खानोजई के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ गई। चमन में दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इलाके में बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता है। स्किर्दू -12 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा, जबकि सतूर -8, कलात -7, कोयटा -5 और कराची में दर्जा हरारत 9.9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में रहे। कहीं हद निगाह सिफर तो कहीं बिल्कुल कम रह जाने के बायस ट्रैफिक हादसा हुए। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,394 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसों की शरह 0.53% रही, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजीद 18 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि वबा से मुतासिर 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में खुश्क और सर्द मौसम के बायस शहरियों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में खुश्क और सर्द मौसम के नतीजे में बुखार, सांस और खारिश का मर्ज तेजी से फैलने लगा है। पंजाब की OPDs में इन बीमारियों से मुतासर मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 24 दिसंबर को सांस की तकलीफ के 16,175 मरीज आए और 4,422 मरीज बुखार में मुब्तला हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 23 दिसंबर को सांस के 25,241 मरीज रिपोर्ट हुए। इन मसाइल पर तिबी माहिरीन की जानिब से तजवीज़ किया जा रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग गर्म लिबास के साथ गर्म मशरूबात का भी इस्तेमाल करें। सुबह और शाम में बिला जरूरत ना निकलें। मास्क का इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि सादा पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी इदादो शुमार के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर के रेट में 23 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 226 रुपए पर ट्रेड कर रही है। अब बात करें लोड शेडिंग के हवाले से, तो बिजली की तलब में वाज़ेह कमी के बावजूद लोड शेडिंग का आगाज कर दिया गया।
لیسکیو نے 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول دیا ہے اور لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کمرشل اور گھریلو فیڈرز پر لاگو ہوگا. 1 سے 3 کیٹیگری کے فیڈرز پر روزانہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ صبح 7 سے شام 7 بجے تک ہوگا، جبکہ زیادہ نقصان والے فیڈرز پر 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیسکیو میں بجلی کی طلب 2400 میگا واٹ ہے. تمام صنعتی یونٹس کو لوڈ شیڈنگ سے استثنا ہوگا. یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. اور اب آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جدید رجحانات متعارف کروانے والا سب سے باتمال رفیع گروپ کے گوادر میں جاری GDIA سے منظور شدہ سب سے بڑے نجی رہائشی منصوبہ گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر کے صارفین کے لیے فیملی گالا سیزن 3 کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں صارفین نے فیملی سمیت شرکت کی. فیملی گالا بچوں کے لیے پلے ایریا، کھانے پینے کے سٹالز، میجک شوز اور مختلف کھیلوں کے ساتھ ساتھ گرینڈ میوزیکل ایوننگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف گلوکار سجاد علی سمیت دیگر فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پیش کی. تقریب کے مہمان خصوصی رفیع گروپ کے چیئرمین امتیاز رفیع بٹ، چیف ایگزیکٹو آفیسر شہریار رفیع بٹ اور مینیجنگ ڈائریکٹر شازل رفیع بٹ تھے. تقریب میں فیملی شرکاء میں قراندازی کے ذریعے بیش قیمتی انعامات، LCDs، کیش پرائزز سمیت بمپر پرائز میں سوزوکی سوئفٹ اور گرینڈ پرائز میں پوسٹ کار انعام میں دی گئی. اس موقع پر گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر کے اوورسیز ڈسٹرکٹ کی کامیاب بیلٹنگ کے علاوہ نئے رہائشی پروجیکٹ کے آغاز کا اعلان بھی کیا گیا. چیئرمین امتیاز رفیع بٹ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ گوادر میں عالمی تجاوزاتی اور صنعتی سرگرمیوں کے آغاز سے اسے دنیا بھر کا مرکز نگاہ بنا دیا ہے. آنے والے دنوں میں صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ سے پاکستان میں معاشی انقلاب برپا ہوگا. رفیع گروپ کا گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر کی پہچان بننے والا ہے. اس منصوبے میں جو رہائشی ضروریات پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. جنوبی ایشیا کے دوسرے بڑے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ایکسپریس ہائی وے گوادر کو دنیا بھر سے جوڑنے جا رہے ہیں، جن کی بدولت صنعتی اور معاشی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے. صنعتوں کے قیام نے انٹرنیشنل سمارٹ پورٹ سٹی گوادر میں رہائشی ضروریات میں اضافہ کر دیا ہے، جو آنے والے دنوں میں کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. اس وقت گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ اپنے عالمی معیار اور جدید سہولیات کے باعث صارفین کی اولین ترجیح بن چکا ہے. So 23, inshallah, we are hoping for the best. It will be the year of Gwadar. Going into 2023, once the airport starts, everyone here who's invested in Rafi Group will get their dividends. We thank you once again for your phenomenal presence. You have been a wonderful audience. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.